नमस्कार। मैं हूं विनय बोराणा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। सदैव से सदियों से नौजवान एक आकर्षण के पीछे दौड़ते रहे हैं, दौलत के पीछे दौड़ते रहे हैं, सफलता के पीछे दौड़ते रहे हैं। उन्हीं आकर्षण में एक मुंबई का माया नगरी की फिल्म इंडस्ट्रीज है, जहां जो इंडस्ट्री है जो नौजवान और नवयुवतियों को हमेशा आकर्षित करती रही है। भारत के तमाम क्षेत्रों से जो अपने सपने पूरे करने चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं माया नगरी में जाऊंगा और मेरे सपने साकार हो जाएंगे। और वो गए हैं, अपने घर बार बेच के, अपने घर को त्याग करके गए हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अपने सपनों को, अपनी मंजिल को पा सके हैं। बाकी वहाँ बॉम्बे में या मुंबई में एक क्या कहते हैं उसको, रेत की गर्द बन गए हैं, जमाने की गर्द बन गए हैं, छोटे मोटे काम करते हैं या वापस आ गए हैं। उन लोगों को जो सफल हुए हैं, बहुत सारी दौलत मिली है, शोहरत मिली है, भारतीय जनता ने, पूरी दुनिया ने उनको बड़ा प्यार सम्मान दिया है। फिर भी उनकी ये भूख बढ़ जाती है, उनको ये भूख बढ़ती रहती है कि हाँ, शोहरत, पैसा, सब ऐशो आराम के समान जिंदगी सब मिल गई है, लेकिन पावर की थोड़ी कुछ कमी है। तो पावर प्राप्त करने के लिए ऐसी जगह कौन सी है जो पावर प्राप्त किया जा सकता है? पावर प्राप्त करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि भारत में समाज सेवा ही है जो पावर प्राप्त किया जा सकता है। समाज सेवा यानी कि राजनीति। वो राजनीति को समाज सेवा का रूप मानते हैं, लेकिन हकीकत में ये समाज सेवा का ही रूप है। इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता है, लेकिन कमाने वाले तो कमाते हैं, बहुत बड़े महाराजा महारानी बनते हैं, लोग बने भी हैं। जैसा कि मैं फिल्म इंडस्ट्रीज के सितारों की बात कर रहा हूँ, कई फिल्म सितारों ने, जैसे साउथ इंडिया के फिल्म सितारों ने अपनी सरकारें भी बनाई, अपनी पार्टियां भी बनाई हैं और अपने है जो एक आइडियल भी फिक्स किया है। उसी प्रकार उत्तर भारत के भी सितारे अपने पावर प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों में गए हैं और इलेक्शन लड़े हैं और नेता भी बने हैं। कुछ समय बाद उनको लगता है कि हमारी वो जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे बढ़कर तो कुछ नहीं, हमने पावर प्राप्त करके भी देख लिया, हमारी यहाँ दाल गलती नहीं है। चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे हेमा मालिनी हो, विनोद खन्ना हो, सुनील दत्त हो, असंख्य लोगों ने है जो फिल्म इंडस्ट्रीज में सफलता के झंडे गाड़कर पावर की दुनिया यानी राजनीति में प्रवेश किया था। कुछ समय बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी, कुछ रहे। आज हम बात करते हैं स्मृति ईरानी की, जो कि वो भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई गई थी। स्मृति ईरानी शादी से पहले स्मृति मल्होत्रा हुआ करती थी। उसके पापा पंजाबी थे और उसकी मम्मी बंगाल की रहने वाली थी। मम्मी पापा ने लव मैरिज किया था। तो लव मैरिज करने वालों के लिए पहले क्या होता था, बड़ा भारी संघर्ष हुआ करता था। 1976 में जब स्मृति मल्होत्रा जन्मी तो बहनें, 2-3 बहनें थी उनकी, तो उनका संघर्ष के दिन थे। संघर्ष के दिन थे, लेकिन सपने बड़े बड़े थे कि हम भी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और माया नगरी ही सबको ज़्यादा प्रभावित करती थी। तो सभी लड़कियों और लड़कों की तरह स्मृति मल्होत्रा को भी माया नगरी ने बड़ा प्रभावित किया था। सरस्वती और लक्ष्मी उस पर, सरस्वती तो इस समय बहुत तेज विराजमान थी और वो सरस्वती की बदौलत ही लक्ष्मी प्राप्त करना चाहती थी। स्मृति मल्होत्रा को पंजाबी, हिंदी, बंगाली और इंग्लिश भाषा धड़ाधड़ बोलनी आती थी। वो धड़ाधड़ बोलने के कारण है जो उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं है जो माया नगरी में एक दिन सक्सेस हो जाऊंगी। और 12th करने के बाद वो मुंबई माया नगरी पहुंची, वहाँ ऑडिशन भी देने लगी, लेकिन खाने को तो कुछ पैसा चाहिए। जब पैसे से तो खाना मिलता है, ऐसा कौन आपको खाना देगा? तो उसको छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। एक मैकडोनाल्ड नाम की एक रेस्टोरेंट, अमेरिकन फूड चेन है, उसमें भी उसने स्वीपर का रोल नहीं किया, स्वीपर का काम किया और एक वेट्रेस भी बनी। और ऑडिशन देते देते एक
धारावाहिक जिसमें एक कोऑर्डिनेटर एक मोना ईरानी करके थी जो उसकी फ्रेंड बन गई थी, वो इसकी समस्या समझती थी और वो उसको पैसे से भी इसकी मदद करती थी। आजकल कल और कल इस प्रकार का कोई, मैं नाम भूल गया उसका, सीरियल का क्या नाम था, इसी प्रकार का था, वो प्राप्त हो गया। और इस मोना ईरानी की वजह से ही स्मृति मल्होत्रा को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी नामक एक सुप्रसिद्ध टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिल गया। यह गुजराती कथा पर आधारित था। इसका संघर्ष स्मृति मल्होत्रा का खत्म होने वाला था। स्मृति मल्होत्रा ने यह सीरियल शुरू किया तो कोऑर्डिनेटर मोना ईरानी के घर भी जाने लगी थी और वो साथ में ये सीरियल भी करती थी। पैसा बरसने लगा और उसको पावर का भी पता था। अब उसके बकौल वो कहती है कि मेरी माँ जब दिल्ली में पार्षदों का इलेक्शन होता, कोई इलेक्शन होता, तो टेबल पर पर्चियां लेकर बीजेपी के लिए वो है जो बैठी रहती थी। तो मतलब उनको पावर का पता पहले से ही था। तो साहब मोना ईरानी के उसके घर आना जाना भी लगा रहा। मोना ईरानी का एक पति हुआ करता था जुबिन ईरानी, जो एक बेटी का बाप भी था। उसको देखकर इस कंवारी स्मृति मल्होत्रा के मन में वो जुबिन ईरानी बस गया। जुबिन ईरानी बस गया, लेकिन वो तो शादीशुदा था, अभी से शादी कैसे हो सकती थी। यूं ही मोना ईरानी और जुबिन ईरानी की आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होती रहते थे। लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते रहते हैं। लेकिन इसमें एंट्री जब स्मृति मल्होत्रा की हुई तो लड़ाई झगड़े का कुछ रुख बदल गया। चूंकि मोना ईरानी भी बड़ी थोड़ी तेज तर्रार थी और जुबिन ईरानी पैसे वाला पारसी परिवार था, व्यापारी था। तो जुबिन ईरानी बसा हुआ तो था ही था स्मृति मल्होत्रा के मन में। जब कुछ समय बाद में जब सीरियल चलते चलते उसे पता चला कि मोना का और जुबिन का तलाक हो गया है, तो तेजी के साथ उसने जुबिन के साथ वापस संपर्क बढ़ाया और उसे कहा कि मुझे उसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, मैं तेरी बेटी को भी अपना लूँगी। अंधे को क्या चाहिए, चार आंखें नहीं, 2 आंखें ही काफ़ी है, 2 आंखें चाहिए। ठीक है साहब, जुबिन ने है जो अपनी माँ को दिल्ली भेजा स्मृति मल्होत्रा के घर पे। वैसे जुबिन का भी पता बता दूं, जुबिन ईरानी भी है जो दिल्ली में ही पैदा हुआ था और पारसी परिवार से था और ये भी दिल्ली की थी। साहब ठीक है, पारसी परिवार में और स्मृति मल्होत्रा और जुबिन ईरानी की शादी हो गई। स्मृति मल्होत्रा स्मृति ईरानी बन गई। उसका टीवी सीरियल दिन दुनी रात चौगनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रहा था। पैसे नोट बरसात हो रही थी। लक्ष्मी माता ने छप्पर फाड़ दिया था और सरस्वती माता की बदौलत उसने पावर प्राप्त करने का सोचा। 2002 या 2003 में स्मृति मल्होत्रा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तेज तर्रार और मुखर मुंह से बोलने वाली धड़ाधड़ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और बंगाली बोलने वाली को बीजेपी की भी जरूरत हुई होगी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में और हमारे आज के वर्तमान हीरो या अपने राष्ट्रीय संत नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। वहाँ पे दंगे हुए। उस दंगों में मुसलमान थोड़े ज़्यादा मारे गए थे, लेकिन हिंदू भी मारे गए थे। लेकिन चूंकि विपक्षियों को मुसलमान प्यारे होते हैं तो बताया गया था कि मुसलमान ज़्यादा मारे गए। तो साहब स्मृति ईरानी भी बड़ी प्रभावित हुई। उसने कह दिया कि नरेंद्र मोदी के राज्य में दंगे हुए हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं धरना दूंगी। पता नहीं किस आदमी ने है जो स्मृति ईरानी को डांट मारी और वो उसने धरना देना कैंसिल कर दिया और नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांग ली। नरेंद्र मोदी सीधा आदमी, सहृदय आदमी, माफ़ कर दिया अपनी छोटी बहन समझ के। ठीक है साहब, 2004 का इलेक्शन आया लोकसभा का, तो इस मुखर नेत्री अभिनेत्री को दिल्ली के चांदनी चौक पर कांग्रेस के खतरनाक लीडर
आतंकवादियों के वकील कपिल सिब्बल के सामने खड़ा करके इलेक्शन लड़वाया गया चांदनी चौक से। लेकिन अब मेरे हिसाब से दिल्ली के जो वोटर्स हैं बड़े यूं मैच्योर हैं, उसने स्मृति ईरानी को वोट कम दिया और कपिल सिब्बल आतंकवादियों के वकील जीत गए। फिर क्या था, फिर भी वो पार्टी के साथ लगातार काम करती रही। विमेन सेल हुई, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सेक्रेटरी पोस्ट हुई, उनको स्मृति ईरानी को पोस्टें मिलती गई और वो अपना सीरियल करती गई। उसने कई सीरियल और भी किए, कई सीरियलों में डायरेक्टर भी बनी। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो साहब 2014 भी आ गया। 2014 आया तो इस तेज तर्रार को नरेंद्र मोदी भाई साहब ने सोचा कि इसको कांग्रेस के राजकुमार जो राहुल गांधी हैं, राजकुमार ही है, राजकुमार से कम नहीं है, मेरे हिसाब से कांग्रेस से भी बढ़कर राजकुमार है, भारत के राजकुमार है। अमेठी से इनके सामने खड़ा कर दिया कि आज इस राजकुमार को तो पटकनी दे के ही रहेंगे। लेकिन साहब स्मृति ईरानी 2014 का इलेक्शन हार गई। लेकिन नरेंद्र मोदी सहृदय व्यक्ति हैं, वो जिसको बहन मान लिया तो मरते दम तक बहन मानेंगे। उन्होंने स्मृति ईरानी को राज्यसभा के टिकट पर राज्यसभा का मेंबर बना दिया और अपनी कैबिनेट में मानव संसाधन मंत्री यानी शिक्षा मंत्री बना दिया। जब शिक्षा मंत्री बना दिया तो बड़ा रौब-दाब भी आया और कई जैसे वेमुला के नाम पर कोई ऐसा हंगामे भी हुए खूब सारे साउथ इंडिया में या विपक्षियों पार्टियों में, वामपंथियों ने, तो उनको फिर कपड़ा मंत्री बनाया गया। 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन फिर हुआ तो इस नेत्री को, दबंग नेत्री को फिर कांग्रेस के राजकुमार के सामने खड़ा कर दिया गया। इस बार मामला बहुत गंभीर था। इस नेत्री ने उस राजकुमार को पटकनी दे ही दी और वो अभिनेत्री जीत गई। अमेठी में अपना अड्डा जमा लिया, अपना मकान खरीद लिया कि मैं पूरी जिंदगी अमेठी की सेवा करूंगी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। वाह रे किस्मत वाह। पूरे 5 साल तक फिर वो स्मृति ईरानी भारत की कैबिनेट में कई मिनिस्ट्री में रही और अपनी दबंगता से काम किया। अल्पसंख्यक मामला हो, बाल विकास मंत्रालय हो, महिला मंत्रालय हो या मीडिया का मंत्रालय हो, सब में वो सक्सेस रही, सब में दादागिरी के साथ काम किया। 2024 का फिर इलेक्शन आया। इस बार है जो राहुल गांधी अपनी हार फिर नहीं हारना चाहते थे। बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी, बहुत। एक छोटी सी नेता राजकुमार को हरा दिया तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा मेरे कार्यकर्ता है जो कई वर्षों से, कई दशकों से हमारे परिवार की सेवा कर रहा है, इसी को इलेक्शन लड़वाया जाए। और वो इलेक्शन वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जीत गया और ये अभिनेत्री हार गई। तो अभिनेत्री हार गई तो इनको दरकिनार नहीं किया गया कि तू अभिनेत्री हार गई है, तेरे को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन इसको मन में कहीं ऐसा लगा कि अब मेरी है जो, मुझे मजा नहीं आ रहा है यार, इतना पावर प्राप्त करने के बाद किसी से पावर छीन लिया है, मजा नहीं आ रहा है। तब इन्होंने वापस है जो विचार किया कि यार हमारा जो पुराना मामला था सिल्वर स्क्रीन में, घर घर में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। विचार आया कि इस बार फिर क्योंकि सास भी कभी बहू है, ये विचार कर लिया जाए। वापस है जो एकता कपूर से मुलाकात हुई और ऐसा लगता है कि दूसरे अन्य कलाकारों के जैसे स्मृति ईरानी भी पावर को छोड़कर वापस अपनी उस छोटे बुद्धू बक्से में आएगी और अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरेगी। लक्ष्मी माता फिर मेहरबान होगी। बेचारा अमेठी का वो महल जिसने बड़े उम्मीद और बड़े हर्षोल्लास के साथ स्मृति ईरानी परिवार ने बनाया था, आज वहाँ पर कोई नहीं है, अंधेरा है।
वहाँ पे उजाड़ बाढ़ है। तो हम वापस है जो कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी को बधाई दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हाँ आप जहाँ भी जाएं हमारा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है, आप सक्सेस होइए वापस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू है, फिर वापस बनिए पावर में। अब हम जैसे लोगों को भी छोड़ दीजिए। जय हिंद।